बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, यानी कि जब हमने किसी कोई भी रिसर्च करनी हो तो उसके लिए हमें एक सैम्पल चाहिए होता है जिस पे हम अपना मफरूज़ा बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम उस पर टेस्ट करते हैं उस पॉपुलेशन पे, फिर अपना एक नतीजा निकालते हैं, ठीक है। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स दो तरह की हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हर इंसान के पास इक्वल चांस होता है कि वो हमारी स्टडी में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये नहीं हम कर सकते, हर किसी को चांस नहीं दिया जाता। इसमें हम डिफरेंट कैटेगरीज बनाते हैं कि हमने किस किस्म के लोग लेने हैं, ठीक है। बिकॉज हम ये सोशल साइंसेज में हम इंसानों के साथ डील करते हैं, ठीक है। तो हर परफॉर्मर या हर क्वेश्चनर हम हर इंसान पर नहीं लगा सकते, इसलिए हम कुछ कैटेगरीज बना लेते हैं जिसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, सैंपल अपना कलेक्ट करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को नॉन पर्पजिव सैम्पलिंग भी कहा जाता है। इसमें क्योंकि ये इसमें पर्पज़ नहीं होता है, कि इसमें रिसर्चर का पर्पज़ होता है, यानी कि जो रिसर्चर होता है जो सैंपल सेलेक्ट कर रहा होता है उसकी जजमेंट पे वो सैंपल इकट्ठा करता है, यानी कि रैंडम सैम्पलिंग नहीं करेगा। रैंडमली किसी भी बंदे को उठा के नहीं कहेगा कि तुम ये मेरा परफॉर्मर फिल कर लो, बिकॉज उसके हाइपोथेसिस या उसका जो रिसर्च क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करेगा। मिसाल के तौर पर अगर वो ले रहा है किसी शीज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को, तो वो फिर शीज़ोफ्रेनिया के पेशेंट से लेगा ना, वो किसी रैंडमली किसी बंदे को शीज़ोफ्रेनिया का क्वेश्चन ये नहीं दे देगा कि तुम मुझे इसके ऊपर फिल करके दो। तो वो डिपेंड करेगा कि वो कौन सा उसका किस तरह का सैंपल है, किस तरह का रिसर्च क्वेश्चन है, तो उस तरह के वो पार्टिसिपेंट्स को लेगा अपनी रिसर्च में। इसको हम यूज़ कब करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स को, जब हमारे पास बहुत कम टाइम होता है रिसर्च करने के लिए, इसमें हमारे पैसे कम लगते हैं, इसमें हम बहुत ज़्यादा इन डीप एनालिसिस कर सकते हैं किसी के एक्सपीरियंसिस का, ठीक है। और इससे हम ज़्यादातर क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ करते हैं। सबसे पहली नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब है कि जो पार्टिसिपेंट हमें कन्वीनियंटली यानी कि आसानी एक्सेसिबल हों, जो हमें आसानी से पार्टिसिपेंट मिल जाए, जो रिसर्चर के बिल्कुल क्लोज वन हो या उसको बहुत आसानी से, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ कॉलेज में, तो कॉलेज में पढ़ाते हुए मेरे पास जो आसानी से जो मेरे पास स्टूडेंट्स पॉपुलेशन है मैं इजीली उसको एक्सेस कर सकती हूँ, तो दिस इज़ कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। जिसको मैं जिस सैम्पल को मैं इजीली एक्सेस करूँ, दिस इज़ कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। इसके अल्टरनेटिव नेम कन्वीनियंस सैम्पलिंग है ग्रैब सैम्पलिंग, यानी कि हम सैंपल को ग्रैब करते हैं, खुद से पकड़ते हैं लोगों को जो हम इजीली हम जिनको जानते होते हैं। एक्सीडेंशियल सैम्पलिंग, एक्सीडेंशियल भी हो सकता है कि किसी को भी हमने पकड़ा और करवा लिया। अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग के फ़ायदा उठाना है हमने किसी इंसान से, तो वो भी कन्वीनियंट है, जो हमें इजीली एक्सेसिबल है, उससे हम करवा लेंगे अपना काम। मिसाल के तौर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके हम मेंबर से फॉर्म फिल करवा लें, किसी स्कूल में जाके बच्चों से करवा लें, टीचर से करवा लें। नेक्स्ट है पर्पजिव सैम्पलिंग। पर्पजिव सैम्पलिंग के नाम से देखें पता चल रहा है कि इसमें हमारे पास कोई पर्पज़ होना चाहिए, यानी कि हमारा मकसद क्या है। पर्पजिव सैम्पलिंग को जजमेंटल, सिलेक्टिव और सब्जेक्टिव सैम्पलिंग भी कहते हैं। जजमेंटल इसलिए कि हम देखें जजमेंट दे रहे हैं ना, जो हमारा मकसद है हम उन्हीं लोगों को ले रहे हैं, हम खुद जज हैं इस टाइम अपनी रिसर्च के, सिलेक्ट करते हैं अपनी मर्ज़ी के लोगों को। और ये सब्जेक्टिव सैम्पलिंग होती है क्योंकि इसमें हमारी फीलिंग्स भी आ जाती हैं, क्योंकि हम अपनी जजमेंट की बेस पे लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं। ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स है, ठीक है। इसमें हम इट इज़ अ वेल स्टिपुलेटेड, वेल डिज़ाइन एंड वेल डिफाइंड क्राइटेरियन, यानी कि इसमें हम एक वेल डिज़ाइंड क्राइटेरिया सेट करते हैं कि मैंने इन्हीं लोगों को अपनी जो है रिसर्च में लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं उन लोगों से इंटरव्यू लूँगी जो मुझे रीज़नेबल लग रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि ये मेरी रिसर्च के लिए बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। पर्पजिव सैम्पलिंग की एग्जांपल मैं इस तरह से भी दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कोविड आया था, तो मैं कोविड-19 के पेशेंट्स को सिर्फ अपनी स्टडी में इंक्लूड कर रही हूँ। मेरी स्टडी का पर्पज़ ये है कि मैं कोविड-19 के पेशेंट्स पे रिसर्च करूँ, तो दिस इज़ कॉल्ड पर्पजिव सैम्पलिंग। पर्पजिव सैम्पलिंग का अल्टरनेटिव नेम जजमेंटल सैम्पलिंग। उसके बाद थर्ड टाइप है क्वोटा सैम्पलिंग। क्वोटा का मतलब होता है कि मैं एक स्पेसिफिक ग्रुप के लोगों को उठा रही हूँ जिनकी करेक्टरिस्टिक, ट्रेड सारा कुछ सेम है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग, यानी कि मैं एक कोटा के लोग उठा लेती हूँ। जैसे मैं उठा लेती हूँ बलोचिस्तान के लोग, ठीक है, सिंध के लोग, तो ये एक कोटा बन गया कि मैंने उसकी पॉपुलेशन के लोग लिए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि एक रिसर्चर जो है उसने 100 फीमेल्स और 100 फीमेल्स का सैंपल लिया है जिनकी एजेस थी 20 to 30, ठीक है। तो उसने उसका कोटा बना लिया कि फ़ीमेल्स ली थी, और उसके बाद उनको उनकी 20 to 30 एजेस में उसने सब ग्रुप और ग्रुप बना लिए।
स्टेप कैसे हैं कि हम कोटा सैम्पलिंग में किन स्टेप को फॉलो करके अपना सैंपल कलेक्ट करते हैं या बनाते हैं सैंपल डिज़ाइन। सबसे पहला क्या है कि हम पॉपुलेशन को सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, उसके बाद उसका प्रोपोर्शन निकालते हैं कि इसमें कौन कौन सी पॉपुलेशंस मैंने ऐड की हैं, कितना हिस्सा मैंने किस पॉपुलेशन का डाला है, कितना हिस्सा मैंने किस पॉपुलेशन का डाला है। नेक्स्ट है कि मैं सिलेक्ट करती हूँ कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कौन कौन से सब ग्रुप में डालना है, और उसके बाद मैं ये मेरा देखना ज़रूरी है कि जो मैंने सैंपल इकट्ठा कर रही हूँ ना, वो मेरी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं स्पेशली एबल्ड कुछ लोग हैं, जैसे डेफ होते हैं, ब्लाइंड होते हैं या मेंटली हैंडीकैप्ड होते हैं, इनका कोटा उठा रही हूँ। ठीक है, ये कोटा है ना कि मैं खास इन्हीं लोगों को उठा रही हूँ। उसके बाद है इवेंट सैम्पलिंग। इवेंट सैम्पलिंग ज़्यादातर हम ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में यूज़ करते हैं कि जब मिसाल के तौर पर हम कहीं रिसर्च करने जाते हैं, सैंपल इकट्ठा करने जाते हैं, तो हमने अगर कोई डिसऑर्डर वगैरह जैसे कि OCD है या कि डिप्रेशन के एपिसोड उससे कितनी मरतबा आ रहे हैं, यानी कि OCD में ये बेस्ट फिट करता है कि जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ कि उसने कितने टाइम्स हैंड वॉश किए। वैन एन ऑब्जर्वर रिकॉर्ड द नंबर ऑफ टाइम्स अ सर्टेन बिहेवियर अकर्स, कि जब वो रिकॉर्ड कर रहा है कि कितनी मरतबा उसने इस बिहेवियर को किया। इवेंट सैम्पलिंग को हम फ्रीक्वेंसी काउंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम किसी के बिहेवियर को टारगेट या किसी इवेंट को हम ऑब्जर्व करके काउंट कर रहे होते हैं। यानी कि इवेंट सैम्पलिंग में हम देखते हैं कि ये स्पेसिफिक इवेंट कितनी बार आया है और कब आया है, यानी कि हम टाइम भी देख रहे हैं और ठीक है, और जितनी मरतबा वो कोई बिहेवियर उस तरह का कर रहा है तो हम एक टैली या टिक मार्क लगा रहे हैं उसके बिहेवियर को काउंट करने के लिए। इवेंट सैम्पलिंग में हम किसी की थॉट, फीलिंग्स और बिहेवियर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो कर रहा है उसको मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्लीप डिसऑर्डर और ईटिंग डिसऑर्डर, डिप्रेशन के एपिसोड उसे कितनी दफ़ा आ रहे हैं, OCD। उसके बाद है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग उस सिचुएशंस में हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास सैंपल कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो। फॉर एग्जांपल मैं कैंसर के पेशेंट्स ले रही हूँ, तो उसमें मैं क्या करूँगी कि एक पार्टिसिपेंट मुझे कैंसर का मिला है तो मैं उससे कहूँगी आप मुझे नेक्स्ट कोई और रेकमेंड कर दें, तो वो मेरे फ्यूचर पार्टिसिपेंट को रेकमेंड करेगा या रिक्रूट करेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग, यानी कि हम एक चेन बन जाती है कि इसने पहला बंदा दूसरे इसका हमें लिंक देगा, दूसरा तीसरे का देगा। स्नोबॉल सैम्पलिंग जो होती है इसको हम स्नोबॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक बॉल की तरह ये सैंपल जो होता है बढ़ता जाता है। किस तरह से? एक बॉल की तरह, जैसे बॉल दूर से आती आती हमें बड़ी दिखाई देने लग जाती, पहले बहुत छोटी होती है, इस तरह सैंपल भी पहले बहुत छोटा होता है, फिर वो हमें जैसे अगले अगले लोगों का लिंक्स बताते हैं तो हमारा सैंपल बड़ा होता जाता है। इसमें सैंपल साइज़ हम पहले से डिटर्मिन नहीं करते कि मैंने 300 का ही लेना है या 200 का ही लेना है, बिकॉज स्नोबॉल सैम्पलिंग में हमें जितने पार्टिसिपेंट मिलते जाएंगे वो ही उतना हमारा सैंपल बनता जाएगा। ज़रूरी नहीं कि हमें अगर मैंने 100 रखा है तो 100 ही मिले, क्योंकि कुछ टाइम समटाइम्स हमारी जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, तो वो हम उतना सैंपल इकट्ठा नहीं कर पाते, इसलिए हम सैंपल साइज़ पहले से अपना डिफ़ाइन नहीं करते। इसके अंदर हम क्या करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन, हमें जो पॉपुलेशन डिफ़िकल्ट होती है ना जिसको हम एक्सेस नहीं कर सकते उसके लिए हम स्नोबॉल सैम्पलिंग करते हैं। हिडन पॉपुलेशन, यानी कि ऐसी पॉपुलेशन जो हमें इजीली नहीं मिलती, जैसे जो कैंसर के लोग हैं वो अपनी बीमारी किस लोगों से शेयर नहीं करते, एड्स के लोग हैं, इस तरह की, तो इन पॉपुलेशंस को ढूंढने के लिए स्नोबॉल सैम्पलिंग इस्तेमाल होती है। इसमें रैंडम सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होती, बायसनेस भी नहीं होती, इसमें हम अनबायस्ड स्टेटमेंट बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, उन लोगों को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो सोशलाइज होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी, जैसे ब्लड कैंसर पेशेंट, एड्स, हेपेटाइटिस। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जब हम कोई सैंपल सिलेक्ट करते हैं, तो जब हम अपनी रिसर्च में अपना सैंपल लिखते हैं तो उसमें एक एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होता है और एक इंक्लूजन। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया का मतलब है कि वो चीज़ें जिन्हें मैंने अपने सैंपल में नहीं ऐड करना, और इंक्लूजन के जिनको मैंने अपने सैंपल में ऐड करना है। इसकी एक एग्जांपल इस तरह से मैं दे देती हूँ। देखो, मैं एक रिसर्च कर रही हूँ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ ब्लाइंड पेशेंट, तो जो ब्लाइंड पेशेंट है सिर्फ मैं उनको इंक्लूड करूँगी, वो मेरा इंक्लूजन क्राइटेरिया हो जाएगा। और जो जितने भी नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं जो ब्लाइंड नहीं है, वो उनको मैं अपनी रिसर्च में से निकाल दूँगी। दिस इज़ कॉल्ड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया प्री डिफाइंड डेफिनेशंस होती हैं जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इन पार्टिसिपेंट्स को मैंने अपनी स्टडी में इंक्लूड नहीं करना, ये मेरी रिसर्च से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं उनको इंक्लूड कर भी लूँ लेकिन वो मेरी रिसर्च में नहीं फिट बैठे तो मैं उनको एक्सक्लूड करूँगी। इंक्लूजन क्राइटेरिया में वो करैक्टरिस्टिक्स आते हैं कि जिन सब्जेक्ट्स को मैंने अपनी स्टडी में सिलेक्ट किया है कि वो मेरी स्टडी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
Jazakallah. Any queries you can ask me in the comment section.